नमस्कार। आप लोग बाकायदा देख रहे होंगे जो करंट अफेयर की क्लासेस हम लोगों की चल रही है, सेक्शन वाइज पॉलिटी चल रहा है। आज से आईआर की क्लास शुरू हुई है। करंट अफेयर्स बेस्ड है, यानी वो इंटरनेशनल इश्यूज आईआर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित इशू जो करंट के हैं और जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पूरा एक साल का कवर किया जाएगा। सेक्शन वाइज जैसा कि मैंने कहा शुरू हो चुका है, पॉलिटी का चल रहा है और ये आईआर का है। ये फिलहाल आप जान लीजिए, ये 2025 मई का करंट अफेयर से लिया गया, आईआर के सेक्शन में लिया गया कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाकी हम लोगों ने अपने हिसाब से कई सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं। इकोनॉमिक्स का अलग है, आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन अलग है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। India and United Kingdom announced the conclusion of the free trade agreement after 3 years of formal talks. An FTA will be implemented after the finalization of the legal document. मतलब भारत और यूके यानी ब्रिटेन ने 3 सालों की औपचारिक वार्ता के बाद मुक्त व्यापार पर समझौता कर दिया है और अंतिम दस्तावेज आने के बाद कानूनी रूप दिया जाएगा। क्या यह सही है? दूसरा पॉइंट, both countries are also agreed to negotiate a reciprocal double tax contribution convention. क्या दोनों देश डीसीसी पर बात करने को तैयार हो गए हैं, यानी कि पारस्परिक दोहरे योगदान कन्वेंशन पर बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं? तीसरा पॉइंट, ये डीसीसी जो है यानी डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन जो है, ये एक प्रकार का सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, सामाजिक सुरक्षा समझौता। ज़रा ध्यान से सुनिए, ये तीनों ही चीज़ सही है। ध्यान से समझते हैं चीज़ों को। ये तो एकदम सही है कि भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर लिया है और इस परिस्थिति में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए 2007 से ईयू यानी पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ हम फ्री ट्रेड वार्ता कर रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ताएं लगातार चल रही हैं, लेकिन अभी तक साइन नहीं हुआ और इस परिस्थिति में मई 2025 में यदि इसको साइन कर दिया जाता है यहाँ पर, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये भी सही है कि डबल कंट्रीब्यूशन जो कन्वेंशन है उस पर बातचीत हो रही है, सहमति जताई गई है। एक बात जान लीजिए, ये जो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है, यदि इस पर बात हो रही है तो इसका मतलब सिंपल है कि ये जो एफटीए एग्रीमेंट है ये गुड और सर्विसेज दोनों का है, यानी वस्तु और सेवाओं का दोनों का है। ठीक है, यानी केवल वस्तुओं का फ्री ट्रेड की बात नहीं हुई है, सेवाओं का। जैसे मान लो यहाँ से टीचर गए, श्रमिक गए, वहाँ से आए डॉक्टर्स, इनका भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इनकी बात भी रखी गई है और इसी के लिए ये बात, यदि ये इस पर भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो इसकी भी बात की जाएगी, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या है जरा समझ लीजिए कि यदि ये नहीं रहेगा, नेगोशिएशन इस पर नहीं होगा, तो पता चला हमारे यहाँ के लोग यदि वहाँ पर गए तो वहाँ पर भी उन्हें सामाजिक सुरक्षा के नाम पर उन सब चीज़ों में भुगतान करना पड़ेगा, उतने पैसे को देना पड़ेगा जो शायद वो भारत में भी दे रहे हों। तो भाई एक देश में जब आप दे रहे हैं कुछ, मान लेते हैं सामाजिक सुरक्षा के नाम पर, मान लो पेंशन फंड में आप कुछ पैसा दे रहे हैं, तो यदि आप सामाजिक सुरक्षा के नाम पर या किसी चीज़ के नाम पर यदि आप भारत में पहले से भुगतान कर रहे हैं, तो आप क्यों भुगतान कीजिएगा इंग्लैंड में? या इंग्लैंड वाला लोग यदि अपने देश में सामाजिक सुरक्षा के नाम पर काम करने के लिए वो भारत से, मान लो कि इंग्लैंड से भारत आया है, पता लगा कि वो पहले से जो चीज़ कुछ पैसा वो दे रहा है इसी सेक्शन में, वही चीज़ वो यहाँ पर क्यों देगा भारत में? तो इससे रियायत मिलनी चाहिए। तो ये बात कहा गया है कि हाँ, एक जगह यदि आपने सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कोई चीज़ आप वहाँ पर पैसा दे रहे हैं किसी एक देश में, तो आपको दूसरे देश में देने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन याद रखेंगे इसमें 3 साल का कहा गया है, मतलब यदि कोई टेम्प्रोरी जा रहा है लगभग 3 सालों तक, तब वह इस दायित्व से फ्री रहेगा, डीसीसी के दायित्व से फ्री रहेगा। लेकिन यदि वो 3 साल से ऊपर है तब ये क्राइटेरिया उस पर लागू नहीं होगा।
और वाजिब बात है, जब आप डीसीसी के बारे में बात कर लिए हैं तो वाजिब बात है, ये सामाजिक सुरक्षा का ही एक एग्रीमेंट है जो खासकर सर्विस सेक्टर में, तो इसका मतलब तीनों ही सही है। आगे देखते हैं। वैसे मैं बता दूं कि भारत ने हाल में 13 क्षेत्रों के साथ, देशों के साथ 5 सालों में, पिछले 5 सालों में 13 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, जिसमें मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया वगैरह शामिल है। अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, जरा इसको देखते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? India's export to FTA partner increased by 31%, while import increased by 82% between 17 से 22 के बीच में। मतलब FTA भागीदारों से, हमने जितने भी FTA भागीदार हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिनसे हम कर रखे हैं, वहाँ पर हम निर्यात किए हैं 31% उन देशों को या उन क्षेत्रों को, जबकि वहाँ से आयात हो चुका है 82% 17 से 22 के बीच में। बिल्कुल सही बात। आगे, ये लाइन सही है, पहला सही है। दूसरा, इंडियाज FTA यूटिलाइजेशन रिमेन्स वेरी लो अराउंड 25%, while यूटिलाइजेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज बिटवीन 70 to 80%। भारत जो FTA कर रहा है उसका उपयोग, मतलब कि विकास में उपयोग, भारत के निर्माण में उपयोग, केवल हम लोग 25% कर पा रहे हैं, जबकि विकसित देश 70 से 80% कर रहे हैं। ये क्या सही है? बिल्कुल, ये भी सही है। आगे आइए। नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर, जिसको गैर टैरिफ बैरियर कहते हैं। मान लो टैरिफ बैरियर का मतलब हुआ सीमा शुल्क। तो किसी सामान को यदि रोकना हो आपके यहाँ पर आयात करने से, आप चाहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री बची रहे, आपका ही देश में आप ही का सामान बिके, तो बहुत सारे देश पहले क्या करते थे, टैरिफ बढ़ा देते थे, सीमा शुल्क बढ़ा देते थे, तो अगले का सामान महंगा बिकेगा। मान लो 10 रुपये का सामान अमेरिका से आ रहा है, मैंने 100% सीमा शुल्क लगा दिया तो 20 रुपया हो गया, तो लोग नहीं परचेस करेंगे। हो सकता है भारत में वही चीज़ 12 रुपये में मिल रहा हो। लेकिन चूंकि सभी देश अब WTO के मेंबर है, तो अच्छे देश ऐसा काम नहीं करते हैं। तो अच्छे देश क्या करते हैं, जो अपने आप को सभ्य देश या वेस्टर्न वर्ल्ड करते हैं, वो नॉन टैरिफ बैरियर का यूज़ करते हैं विकासशील देशों का सामान को अपने यहाँ रोकने के लिए। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब, मान लो लेबर कानून लगा दिए, बोल दिए ये सामान बनाने में चाइल्ड लेबर का यूज़ हुआ है, ये बनाने में इन्वायरमेंटल लॉस हुआ है। तो ग्लोबल जो ट्रेड अलर्ट डाटाबेस ने एक बात कही है, ग्लोबल ट्रेड डाटाबेस ने बात कही है कि 2020 से लेकर 2024 में 2600 न्यू रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हैव बीन ग्लोबली इम्पोज्ड। 26,000 से ज़्यादा अधिक प्रतिबंध विश्व स्तर पर लगाए जा चुके हैं। केवल 20 से 24 के बीच में कहा गया है कि व्यापार और निवेश से संबंधित 26,000 से अधिक नए प्रतिबंध विश्व स्तर पर लगाए गए हैं। क्या ये बात सही है? ये गैर टैरिफ बाधाएं हैं। बिल्कुल सही है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि विश्व में व्यापार को रोकने के लिए, एक दूसरे के व्यापार को रोकने के लिए इतनी बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। ये लाइन भी बिल्कुल सही है। अगले पर आते हैं, तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? The foreign minister of China, Pakistan and Afghanistan agreed to extend the China-Pakistan economic corridor to Afghanistan। मतलब जो चीन पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर हो रहा था, जिसको आप CPEC कहते हैं, अफगानिस्तान के साथ मंत्री के साथ बैठ करके इस गलियारे का विस्तार अफगानिस्तान तक किया जाए, ऐसी सहमति हुई है या ऐसी बातचीत हुई है। क्या ये बात सही है? एग्री कर दिया गया है, मतलब सहमति हो गई है। बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, CPEC इज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च इन 2013। यानी CPEC जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बेसिकली बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का ही एक प्रमुख योजना है। 2013 में शुरू हुआ है। ये गलत है। ये 2013 में शुरू नहीं हुआ है, ये 2015 में शुरू हुआ है। सच्चाई ये है कि BRI जो है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, ये 2013 में शुरू हुआ है और इसकी एक शाखा
सीपैक वो 2015 में शुरू हुई है, तो ये गलत है। आइए अब, यानी कि दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। अब तीसरे में आइए। 3000 kilometer of the road, rail and the pipeline are intended to be transport oil and gas from Pakistan, so Gwadar port to Kashgar city in the southwest China, Xinjiang, उरैर ऑटोनोमस रीजन। क्या ये लाइन सही है कि ये पूरा का पूरा 3000 किलोमीटर का रोड होगा, इस रेल होगा और पाइपलाइन होगा, मतलब रोड भी है, रेल भी है और पाइपलाइन भी होगा, जो ट्रांसपोर्ट करेगा ऑयल और गैस को कहाँ से? पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से कासगर शहर, जो चीन के साउथ वेस्ट में है, सिंजियांग प्रांत में, उरैर ऑटोनमस रीजन। सर ये भी गलत है। आपको पूरा सब कुछ सही नज़र आ रहा होगा, पूरा सब कुछ सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? मेन चीज़ पर, यहीं पर आपको पकड़ना है, यहीं पर खेल कर देता है यूपीएससी। साउथ वेस्ट में कहाँ है ये? कासगर सिटी जो उरैर ऑटोनोमस रीजन में पड़ता है, वह साउथ वेस्ट में कहाँ है? वह तो नॉर्थ वेस्ट में है। बाकी सब सही है कि सीपैक की लंबाई 3000 किलोमीटर है, ग्वादर से कासगर तक जाएगा, कासगर के सिंजियांग प्रांत में जो उरैर है ना, वो ऑटोनोमस रीजन है, वहाँ तक जाएगा, ये एकदम सही है। लेकिन ये साउथ वेस्ट में कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में है, यानी ये भी गलत, यानी ये भी गलत और ये भी गलत। तो केवल क्या है? ओनली एक स्टेटमेंट सही है, ध्यान रखेंगे इस बात। आगे चौथा क्वेश्चन, INSTC, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये स्टैब्लिश बोल रहा है 2023 में हुआ था बाय इंडिया, रसिया और ईरान। देखिए ये तो बिल्कुल सही है कि ये किसके द्वारा शुरू हुआ था? इंडिया, रसिया और ईरान। और हाँ, क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपीएससी में कि ईरान है कि नहीं है। इट इज़ अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट रूट लिंकिंग इंडियन ओशियन एंड पर्सियन गल्फ टू कैस्पियन सी वाया ईरान ऑनवर्ड टू नॉर्थ यूरोप वाया सेंट पीटर्सबर्ग इन रसिया। मतलब सिंपल सी बात है, यह एक प्रकार का गलियारा जो है ये रूस, भारत और ईरान के द्वारा स्थापित हुआ है। यहाँ पर 2023 लिखा हुआ है। यह हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से, हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सी से जोड़ने वाला एक बहुयामी परिवहन मार्ग है, और रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के माध्यम से यह उत्तरी यूरोप तक आगे बढ़ता है। बिल्कुल ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि ये इंडियन ओशियन से पर्सियन गल्फ जाएगा वाया ईरान। मतलब इंडियन ओशियन को किससे जोड़ा जाएगा? हिंद महासागर को फारस की खाड़ी से जोड़ना है ईरान के माध्यम से, ये बिल्कुल सही है। आगे यह कैस्पियन सी जाएगा, कैस्पियन सागर में जाएगा, और फिर वहां से यह सेंट पीटर्सबर्ग के माध्यम वहां पहुंचेगा रसिया में, और वहां से यह यूरोप तक जाएगा, ये बिल्कुल सही है। आइए अब दूसरा, लेकिन ये गलत है कि 2023 में। सच्चाई ये है कि ये 2000 में आया, न कि 2023 में, यानी पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। दूसरा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC, ये लॉन्च हुआ है 2000 में, गलत, ये 2023 में लॉन्च हुआ। जस्ट इसको उल्टा कर दिया गया था इस स्टेटमेंट को। एम क्या है इसका? इंटीग्रेट इंडिया, इंडिया को जोड़े यूरोप से मिडिल ईस्ट थ्रू किससे? UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल एंड द यूरोपियन यूनियन। मतलब भारत यूरोपीय आर्थिक गलियारा 2023 में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और यूरोपीय संघ के माध्यम से भारत और यूरोप के मध्य, भारत, यूरोप और मध्य पूर्व को एकत्रित किया जाए। ठीक है, तीनों को जोड़ा जाए, भारत, यूरोप और मध्य पूर्व, इन तीनों को जोड़ना है, आपस में एक करना है। अरब, सऊदी अरब, UAE, जॉर्डन, इजराइल और यूरोपीय संघ के माध्यम से, भारत तो है ही। यहाँ पर क्या देखा आपने? पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वो सही है, केवल और केवल डेट को एक्सचेंज किया गया। इसका मतलब है दोनों का दोनों गलत है, कोई सही नहीं है।
तो यहाँ पर आपको जब आप लिखें तो जरूर ध्यान रखें, इसको आपको चेंज करना होगा। आगे, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट सही हैं? टर्की कंडेम इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर ड्यूरिंग सिंदूर, टर्किस मेड सोनगर मिसाइल यूज्ड बाय पाकिस्तान। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर की निंदा की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की निर्मित सोंगार मिसाइल का प्रयोग पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने तो किया, तुर्की का मेड कुछ था, लेकिन यह सोंगार मिसाइल नहीं है बल्कि ड्रोन है, तो ये गलत है। ड्रोन था, याद रखेंगे, ये जो सोंगर है ये ड्रोन था न कि मिसाइल था, तो ये गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। ये सही है, निंदा किया, लेकिन ये गलत है। दूसरा पॉइंट, जवाबी कार्रवाई में भारत ने 9 भारतीय हवाई अड्डों पर काम कर रही तुर्की की कंपनी सेल्बी एविएशन की सुरक्षा मंजूरी को रद्द कर दिया और जामिया मिलिया इस्लामिया सहित कई भारतीय विश्वविद्यालयों ने तुर्की संस्थानों के साथ शैक्षिक सहयोग को निलंबित कर दिया। भारत ने क्या किया, उसका इन रिटेलिएशन इंडिया ने क्या किया, रिवोक द सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑफ द टर्किश कंपनी सेल्बी एविएशन ऑपरेटिंग एट 9 इंडियन एयरपोर्ट। 9 इंडियन एयरपोर्ट पर ये ऑपरेट कर रहा था कंपनी, ठीक है, काम कर रहा था, उसकी सुरक्षा मंजूरी को रद्द कर दिया, मतलब तुम अब काम नहीं कर सकते हो। फिर और आगे कई यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग जामिया मिलिया इस्लामिया में शिक्षा के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग की बात थी, उसको भी हटा दिया गया। आगे तीसरा पॉइंट, इट विल नॉट अफेक्ट ISTC एज टर्की इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर। ये गलत है सर, ये अफेक्ट करेगा क्योंकि टर्की भी पार्ट है इसका, ठीक है, INSTC का टर्की भी कहीं ना कहीं पार्ट है, ये अफेक्ट करेगा। इसका मतलब है केवल और केवल एक सही है, दूसरा पहला भी गलत और तीसरा भी गलत, यानी कि केवल 1 सही, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन जरा देखिए, छठा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? USA इज द पाकिस्तान सेकेंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर आफ्टर चाइना। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका है ऐसा दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आपूर्तिकर्ता पाकिस्तान को आफ्टर चाइना? ये गलत है भैया, क्योंकि इसके बाद अमेरिका के बाद टर्की है, सॉरी पाकिस्तान चाइना के बाद सेकंड नंबर पर टर्की है, ये गलत है। दूसरा, टर्की ने कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया, हमेशा किया है, टर्की ऑलवेज सपोर्टेड पाकिस्तान ऑन कश्मीर। तीसरा पॉइंट, टर्की एंड अजरबैजान कंडेम्ड दी इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर। जरा बताइए ये सही है? टर्की और अजरबैजान ने इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर का कंडेम किया है, बिल्कुल किया है। इसका मतलब हो गया यह, इसमें पहला गलत है और 2 सही है, यानी ओनली 2 स्टेटमेंट सही। अगले प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा इनकरेक्ट है? केवल एक ही इनकरेक्ट है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल 2025 कंक्लूडेड रिसेंटली इन बर्लिन। संयुक्त राष्ट्र की जो पीस कीपिंग आर्मी, जिसको ब्लू हेलमेट भी कहा जाता है, शांति सेना मान लो ना, शांति सेना मान लो, उसका मंत्री स्तरीय बैठक जो हुआ है बर्लिन में हुआ है 2025 में। बिल्कुल सही बात, बर्लिन में हुआ है एकदम, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2015 से लगातार हो रहा है और 2015 से 2025 के बीच में ना लगभग 6 बार बैठक हुआ, यानी लगातार बैठक नहीं होता है इसका। आखिरी जो बैठक हुआ था अकरा में हुआ था, घाना में, अकरा का घाना 2023 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला लाइन सही है। दूसरा है, द मीटिंग कॉन्साइड विद द 10-year एनिवर्सरी ऑफ 2015 रोम समिट ऑन पीस कीपिंग। जो पहला वाला समिट हुआ था 10 साल पहले, उसके साथ कॉन्साइड किया गया है, मतलब कि रोम शिखर सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ पर इसको मनाया गया है। बिल्कुल गलत, ये रोम नहीं था, ये न्यूयॉर्क था। जो पहला समिट हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था। आगे, एट मिनिस्ट्रियल इंडिया प्लेज
ऑन वन क्विक रिएक्शन फोर्स कंपनी वन वीमेन लेड फोर्स। क्या भारत ने इसमें ये कहा है बैठक में कि एक त्वरित प्रक्रिया बल QRF कंपनी का निर्माण किया जाए और एक महिला के नेतृत्व वाली पुलिस इकाई का भी निर्माण किया जाए? बिल्कुल भारत ने यह बात कहा है। अगला पॉइंट, इसे 1988 में नोबेल पुरस्कार मिला था, यह भी सही है, इसे भी मिला था। इसका मतलब इसमें कौन सा गलत था भैया? केवल गलत चुनना था तो बी केवल गलत था, बाकी सब सही था। वो रोम नहीं होगा बल्कि वह होगा न्यूयॉर्क। 8वां क्वेश्चन पर आइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यू डेवलपमेंट बैंक विच वाज करेक्ट। देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक को ही ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, ब्रिक्स देशों का बैंक। ठीक है, ध्यान से रखेंगे। क्या है? यह ब्रिक्स देशों का बैंक है, आपको सब पता है। पहला नाम है कि अल्जीरिया इसका 9वां मेंबर बना। क्या यह सही है? क्योंकि इसमें पूछा गया है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इनकरेक्ट। दूसरा, इट वाज फाउंडेड इन 2015 बाय ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। क्या ये गलत है? नहीं सर, ये भी सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तीसरा, आउट ऑफ द इंटरनल ऑथराइज कैपिटल ऑफ 100 बिलियन ऑल 5 फाउंडिंग मेंबर हैव एन इक्वल शेयर। मतलब 100 बिलियन से जो प्रारंभिक पूंजी से, अधिकृत पूंजी से इसका जो निर्माण किया गया है, इसमें सभी 5 संस्थापक सदस्य समान हिस्सेदारी रखेंगे। यह भी सही है। आगे आइए। मेंबर ऑफ NBD आर ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, भूटान, सऊदी अरब एंड इजिप्ट। और अब हो गया अल्जीरिया। 9 हो गए, 9 हो गए। क्या ये सही है? नहीं सर, ये गलत है। भूटान और सऊदी अरब नहीं है। सऊदी अरब की जगह पर UAE है और भूटान की जगह पर बांग्लादेश है। ये हुआ 9 मेंबर। ठीक है, आपको पता होगा कि ब्रिक्स का ही बैंक बोला गया। ब्रिक्स का वैसे स्थापना 2001 में हुआ था। ठीक है, ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? 2001 में। पहले यह ब्रिक हुआ करता था। क्या नाम था पहले? पहले ये ब्रिक था, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। बाद में साउथ अफ्रीका आया तो S हो गया ब्रिक्स। साउथ अफ्रीका कब आया है? 2010 में। कब आया है? 2010 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक कब बना? 2015 में। ठीक है, आगे चलिए। 9th क्वेश्चन, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस अर्ज IAEA ओवरसाइट ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल। क्या रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार को IAEA की निगरानी का आग्रह किया है? आपको पता है भारत ने कहा है कि वह वहाँ पर एटम बम भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए आप जरूर निगरानी कीजिए। बिल्कुल सही बात है, कहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। IAEA 1967 में संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में स्थापित और 180 सदस्य हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कहा गया है इसके 180 सदस्य हैं और यह संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर में ही स्थापित है, लेकिन स्वायत्त है, बहुत ही ऑटोनोमस है। क्या ये सही है? सर सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये एस्टेब्लिश 57 में हुआ है, न कि 67 में। तो ये गलत है। बाकी सदस्य 180 हैं, ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और आपको पता होना चाहिए IAEA का जो मुख्यालय है वो वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया में है ना। पूरा फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। उत्तर कोरिया 1974 में शामिल हुआ और 1994 में इससे वापसी ले लिया। बिल्कुल सही, एकदम सही, ये बात सही है। तो कितने कथन सही हो गए इसमें से? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसमें? ठीक है, सॉरी करेक्ट है। तो करेक्ट में केवल 1 और 3 करेक्ट है, 2 करेक्ट नहीं है। 1 and 3 सी उत्तर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? जरा इसको देखा जाए। द IAEA इज नॉट अ मेंबर ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको आप NPT कहते हैं, जो 1967 में आया था।
एनपीटी कब आया था? 1967 में, ताकि परमाणु राष्ट्र परमाणु हथियार का प्रयोग बंद हो और उसका प्रसार कम हो, बट प्ले ए की वेरिफिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द ट्रीटी। मतलब आईएईए एनपीटी का सदस्य नहीं है, क्योंकि एनपीटी में सारे सदस्य क्या है? कोई ना कोई देश है, लेकिन इस संधि के तहत एक महत्वपूर्ण सत्यापन जिम्मेदारी निभाता है। मतलब तुमने एनपीटी पर आप शामिल हो गए हैं, आपने साइन कर दिया, कौन चेक करेगा कि तुम आइटम बम बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? क्योंकि जो भी साइन किया है वो फर्दर अब कुछ नहीं बना सकता है। जिसने बनाया है वो आगे नहीं बनाएगा, और जो नहीं बनाया वो नहीं बना सकता है। तो इसकी निगरानी कौन करेगा? तो आईएईए करेगा। ये लाइन बिल्कुल सही है, आईएईए ही एनपीटी की निगरानी करता है। आगे सो फार प्रश्न है 190 कंट्री हैव ज्वाइन इंक्लूडिंग ऑल 5 रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएस। मतलब 190 देश ने साइन कर दिया है। इसमें वो P5 के सारे देश हैं जो परमानेंट मेंबर है यूएनएससी में, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएस। सर ये गलत है, 190 नहीं है, 191 है। ठीक है, ये गलत हो गया। आगे इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया हैव नेवर ज्वाइंड। गलत बात। इंडिया, इजराइल और पाकिस्तान ये कभी ज्वाइन नहीं हुए थे। नॉर्थ कोरिया ज्वाइन हुआ था लेकिन छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया। बताइएगा किस साल नॉर्थ कोरिया एनपीटी से बाहर निकला? आगे कमेंट सेक्शन में। 11वां क्वेश्चन, इंडिया हैज फॉर्मली एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ आसियान प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2025-26। बिल्कुल सही है कि भारत को औपचारिक रूप से 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता ग्रहण कर लिया है भारत ने। ये बात बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, भारत ने कर लिया है। ठीक है, आगे अगला, यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1971 में 8 संस्थापक सदस्यों के द्वारा की गई थी। It is an intergovernmental organization established in 1971 by 8 founding members। ठीक है सर, ये गलत है। फाउंडिंग मेंबर बिल्कुल 8 हैं, एकदम सही है, लेकिन ये 1961 में स्टैब्लिश हुआ था, न कि 1971 में। और भारत इसका एक फाउंडिंग मेंबर है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें 21 इकोनॉमी है एशिया पैसिफिक के, ये भी सही बात है। इसमें अभी 21 देश हैं, पहले ये 1961 में स्टेब्लिश हुआ था। इसका याद रखेंगे, टोक्यो इसका हेडक्वार्टर है। और 8 संस्थापक सदस्य में सुन लो, एक तो भारत हो गया, एक इंडिया है, एक चाइना है, एक नेपाल है, एक बांग्लादेश है। कितने हो गए? 4 हो गया। ठीक है, श्रीलंका है, वियतनाम है, ठीक है, ईरान है और जापान है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, यही 8 इसके फाउंडर मेंबर थे। और अभी इसका चेयर किसके पास है? भारत के पास है, ध्यान में रखेंगे। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब इसमें से गलत कौन सा है वो देखना है। इनकरेक्ट नहीं होगा, करेक्ट होगा ना। ठीक है, कौन सा कथन इसमें सही है? देखिए, इंडियन ऑफिशियल ब्रीफ द मॉनिटरिंग टीम ऑफ द यूएनएचसी 1265 सेशंस कमिटी ऑन द एक्टिविटी ऑफ द रिजिलेंस फ्रंट फ्रंट, ये है टीएफआर। भारतीय अधिकारियों ने प्रतिरोध मोर्चा टीएफआर की गतिविधियों पर यूएनएससी की
1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम को जानकारी दी है अभी हाल में। ठीक है, ये क्या है सर 1267? इनको जो जानकारी दिया गया भारतीय अधिकारियों के द्वारा, इनकी जो निगरानी टीम है यूएनएससी की, इससे संबंधित 1267 प्रतिबंध से संबंधित जो एक प्रतिरोध मोर्चा है उसको भारत ने जानकारी दी। तो आखिर ये है क्या भला? क्योंकि ये आए थे भारत और भारत ने इसको जानकारी दी। तो प्रश्न यही से उठता है कि ये जानकारी, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल सही है कि भारत ने जानकारी दी है यूएनएससी की टीम को, जो मॉनिटर करती है किस टीम को? 1267 सेंसस कमिटी को, ऑन द एक्टिविटी ऑफ द विजिलेंस फ्रंट पर। सर माना जा इसको, इसे आईएसआईएस और अलकायदा प्रतिबंध समिति के रूप में भी माना जाता है। यानी इस समिति को, जो अब 1267 सेंसन कमिटी है, इसको आईएसआईएस एंड अलकायदा सेंसन कमिटी भी कहा जाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। आगे, इट वॉज established in 1999 and it comprised all permanent and some non-permanent member of the UNSC। ये जो 1267 सेंसन कमिटी है, जिसे आईएसआईएस और अलकायदा सेंसन कमिटी भी कहा जाता है, जिसने भारत से कुछ जानकारियां ली, कहा गया कि इसमें परमानेंट मेंबर जो होंगे यूएनएससी के, जो 5 है P5, वो तो हैं, साथ में कुछ अनपरमानेंट मेंबर होंगे। सर ये गलत है, कुछ नहीं, सभी होंगे। यानी बाकी जो 10 हैं वो सभी इसमें होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आपको पता होना चाहिए कि अभी जो नॉन परमानेंट मेंबर है, अल्जीरिया है, 25 में समाप्त हो रहा है, डेनमार्क 26 में, ग्रीस है 26 में, गुयाना 25 में है, पाकिस्तान अभी उसी में है, 26 में समाप्त हो रहा है, पनामा 26 में समाप्त होगा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, ये 25 में समाप्त होगा, सेरा लियोन 25 में समाप्त होगा, स्लोवेनिया भी 25 में समाप्त होगा, सोमालिया 26 में समाप्त होगा। ये कुल मिलाकर 10 हो गए अभी अनपरमानेंट मेंबर। आगे, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें आइए। प्रश्न है कि आईएमएफ अलाउ पाकिस्तान इन डिसब्यूसमेंट ऑफ अराउंड 1 बिलियन एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, यानी कि लगभग 760 मिलियन अंडर EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। आपने सुना होगा कि भारत ने रोकने का प्रयास किया था कि आईएमएफ से उससे कोई रुपए न मिले, तो लेकिन सच्चाई है कि उसे मिला है। आईएमएफ ने EFF विस्तारित निधि सुविधा के तहत पाकिस्तान को 1 बिलियन रुपया दिया है। 1 बिलियन विशेष आहरण एसडीआर दिया है। ठीक है, एसडीआर जिसको पेपर करेंसी कहा जाता है, आईएमएफ का पेपर करेंसी को एसडीआर कहा जाता है। इसमें कुल कितनी मुद्राएं हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कौन कौन सी मुद्राएं हैं। ये लाइन बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट, इट ऑल्सो अप्रूव लैंडिंग ऑफ 1.4 बिलियन, इसके अलावा 1.4 बिलियन इसको मिलेगा, यानी लगभग 1 एसडीआर बिलियन अंडर द रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी RSF लैंडिंग। मतलब आईएमएफ इसको और रुपया देगा, पहला वाला अंडर देगा EFF के अंडर में। आईएमएफ जो पैसा देता है ना सर, वो 3 तरीके से दे सकता है। ठीक है, पहला तरीका है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, दूसरा तरीका जो है आईएमएफ जो लोन देता है वो है रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। देखिए, आईएमएफ तभी किसी कंट्री को लोन देता है, जब ऋण देता है, जब वह बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से गुजर रहा हो, यानी भुगतान असंतुलन की स्थिति में हो, तभी आईएमएफ देता है। लेकिन वह भी किन किन तरीकों में देता है? एक तरीका ये है, बड़ा हार्ड तरीका है, ये तरीका थोड़ा सॉफ्ट है। जब मैं सॉफ्ट और हार्ड बोलता हूं, मतलब इसकी शर्तें हार्ड होगी, इसकी शर्तें सॉफ्ट होगी, बिल्कुल सी बात। तो इसके तहत में भी पैसा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, ये भी लाइन सही है। अंडर EFF lending is on concessional team terms, market based interest rate, through the member can take loan with the limit corresponding to their quota। मतलब यदि आप EFF के तहत उधार लेते हैं
तो ये गैर रियायती शर्तों पर दिया जाएगा, कोई रियायत नहीं दिया जाएगा, बाजार आधारित आपको ब्याज दर पर दिया जाएगा। जितना पैसा आपको दिया जाएगा उधारी, भैया तुमको बाजार रेट पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कोई कॉन्सेशनस आपको नहीं दिखाया जाएगा, कोई सी प्रकार का आपसे कंसेशन आपको नहीं मिलेगा। और आपको कितना रुपया मिलेगा? आपको अपने कोटे के अनुरूप ही पैसा मिलेगा। जैसे भारत का 8वां नंबर पर भारत का रैंकिंग है कोटा में, है ना, भारत का जो कोटा है वो 8th नंबर पर है, और भारत का वोटिंग पावर जो है वो 2.4 से लेकर के 2.5 है। वैसे सबसे ज्यादा वोटिंग पावर है 17% के आसपास है अमेरिका का, जो नंबर 1 पर है। ठीक है, ये बात सही है। RST यानी कि रिजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत IMF कम आय और कमजोर देशों को, कमजोर आय वाले देशों को सस्ती ब्याज दरों पर दीर्घकालीन वित्तीय पोषण प्रदान करता है। यानी कि जो RST है इसमें IMF ऑफर करता है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एफोर्डेबल रेट पर दिया जाता है, थोड़ा लो पर। किसको? लो इनकम और वर्नेबल मिडिल इनकम जो कंट्रीज हैं उनको, यानी गरीब देशों को, लो इनकम वालों को, मध्यम वालों को भी बोला गया है, उनको रियायती दर पर, कुछ कम ब्याज दर पर तुमको देंगे। तो बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है। तो याद रखेंगे इसमें तीनों ऑप्शन सही है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है टर्की से ही संबंधित है, क्योंकि टर्की और पाकिस्तान आर दी मेंबर ऑफ बगदाद पैक्ट एंड द सेंट्रल ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, क्या बगदाद पैक्ट जो बनाया गया था सोवियत इसके द्वारा, क्या बोलता है, अमेरिका के द्वारा शीत युद्ध काल में, और अमेरिका का ही द्वारा एक ग्रुप बनाया गया था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या इन दोनों में जो सोवियत संघ के अगेंस्ट बना था, दोनों का दोनों, शीत युद्ध का दौर था, तो क्या ये दोनों पाकिस्तान, ये तब से दोस्ती इन दोनों का कि दोनों में ये दोनों मौजूद थे, दोनों संगठन में जो अमेरिका के नेतृत्व में बना था अगेंस्ट USSR। बिल्कुल सही बात, तब से दोस्ती है भैया। 1950 में टर्की एंड पाकिस्तान साइन द ट्रीटी ऑफ एक्सटर्नल फ्रेंडशिप। तुर्की और पाकिस्तान ने 1950 में शाश्वत मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किया। एंड ज्वाइन सेंटो टू काउंटर सोवियत यूनियन, अभी तो बता ही दिए, सेंटर सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए ऐसा किया ही गया। सही बात। अगला पॉइंट, ये थोड़ा सा यहां पर ये गलत हो गया है, ये ऐसे होगा। टर्की एंड पाकिस्तान साइन द डीपनिंग डाइवर्सिफाइंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिक्लेरेशन इन 2025। क्या इस साल टर्की और पाकिस्तान ने रणनीतिक साझेदारी को गहरा, विधिवत और संस्थागत बनाने की घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? बिल्कुल किया है सर, ये अभी 25 में हाल में किया, तभी तो मैं इतना क्वेश्चन बना रहा हूं। क्योंकि देखिए हम लोग का मकसद क्या है, जो करंट है वो तो बताना ही है, उससे संबंधित जितने भी चीजें वो भी बताना है। आगे, इट ऑल्सो सपोर्ट पाकिस्तान ऑन NSG मेंबरशिप। क्या टर्की पाकिस्तान चाहता है पाकिस्तान NSG का मेंबर बने? एंड अपोज इंडिया परमानेंट सीट इन UNSC, और इंडिया को अपोज करता है परमानेंट सीट पर इन UNSC। ये गलत है, क्योंकि देखो पाकिस्तान को ये सपोर्ट तो करता है NSG में आए, लेकिन भारत का विरोध नहीं करता है कि परमानेंट सीट के लिए भारत का विरोध करें, ये भारत का विरोध नहीं करता। ठीक है, चलिए, ये आपका मोटा मोटी जैसे कहा जाए तो मई 2025 का करंट अफेयर का जो IR सेक्शन, यानी इंटरनेशनल रिलेशनशिप का जो सेक्शन था, उससे संबंधित ये सारे प्रश्न थे। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।